सर, इस वक्त भारत में जो कमर्शियल वाहन हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक की अगर सिर्फ हम बात करें, तो अभी कितना चैलेंज है इंफ्रा को लेके, चार्जिंग इंफ्रा को लेकर? अभी कौन-कौन सी चुनौतियाँ और कहाँ तक हम अभी आगे बढ़ चुके हैं? तो देखिए बसेस में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा आसान बन गया है क्योंकि ये बसेस हम ओन ऑपरेट मेंटेन मॉडल में है और सब बसेस एक ही डिपो में अपने होम डिपो में वापस आती हैं, तो वहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे बसेस का फास्ट चार्जिंग हो रहा है। एस जो गाड़ी हमने बेची है इसके लिए हमने ऑन बोर्ड चार्जर दिया है ताकि हम घर के प्लग से भी उसको चार्ज कर सकें। लेकिन इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के लिए हमने कुछ कुछ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करने वाले जो कंपनीज हैं लाइक टाटा पावर, उनके साथ काम करके चार्जर्स भी लगाने चालू किए हैं। तो ये हमारी शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन हम कस्टमर को बात करेंगे तो अभी भी उनके मन में थोड़ा सा ये रहता है कि रेंज कितनी रहेगी और मैं चार्ज कहाँ कर पाऊँगा। बट जैसे जैसे रास्तों पे गाड़ियाँ दिखने लगती हैं तभी उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। तो ये हम सही दिशा में मार्गक्रमण कर रहे हैं। सर, थोड़ा-सा और तो इन डेप्थ जाऊँगा, चूँकि ये बहुत नया सेगमेंट है, तो किसी भी चीज़ को जब वो शुरुआत नहीं होती है, तो बहुत ढेर सारे पूरा इंफ्रा रेडी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो एक दिन में नहीं होने वाला। कई साल लग जाते हैं, तब जाके वो इंफ्रा रेडी होता है। तो करंट अभी क्या सिचुएशन है अपनी कंट्री की कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर कि अभी इंफ्रा कहाँ तक अभी रेडी है और कितना आगे का अभी आप तो समझ सकते हैं? हाँ, तो देखिए कि अभी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर पेनिट्रेशन ये गिने चुने शहरों में हो रहा है। पहले तो मतलब शहरों में हो रहा है और उसमें गिने चुने शहरों में हो रहा है, जो अच्छी बात है। तो कई जगहों में जो कार के लिए चार्जर रहते हैं वो ही हम छोटी गाड़ियों कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस का तो मैंने एक्सप्लेन किया, उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई चैलेंज नहीं है। अभी हम जैसे बड़ी गाड़ियों में आने लगेंगे तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें सोचना पड़ेगा। सो और जो पीएम ई ड्राइव आने वाला है उसमें भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा प्रोविजनिंग किया गया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक गवर्नमेंट का सही दिशा में पुश हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, और ये हम सही दिशा में उसका पेनिट्रेशन जो बोलते हैं वो अभी बढ़ेगा। देखिए इंडस्ट्री अभी पूरी दम के साथ लगी हुई है इसमें रेडी होने के लिए। अब देखिए कितने सब लोग इलेक्ट्रिक में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पेविलियन में ही देखिए आप, आपको कितने बड़ा ट्रक भी है, बड़ी बस भी है और छोटा ट्रक भी है। तो ऑल अक्रॉस हम लोग अल्टरनेट फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं। रही बात उसकी कि कितना इलेक्ट्रिक ट्रक कितने बढ़ेंगे आगे, तो ये मूवमेंट होता है धीरे धीरे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले कस्टमर का कॉन्फिडेंस है। कस्टमर को पहले देखना है कि मैं अगर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा देता हूँ तो मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना बेनिफिट होगा। तो पहले उसको उसका पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इस कारण से वो थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में। दूसरे स्टेक होल्डर हैं फाइनेंशियर्स, तो फाइनेंशियर्स को फाइनेंस करने हैं जी, क्योंकि सारे ट्रक्स और बसेज फाइनेंस होते हैं। तो अगर उनको फाइनेंस करने तो उनको देखना है कि ये बैटरी कैसे परफॉर्म करेगी, इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो उन सब चीज़ों में उनको धीरे धीरे करके सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगा। तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से। गवर्नमेंट ने अभी पीएम ई ड्राइव स्कीम जो निकाली है उसमें भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा एलोकेट किया है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आगे से आगे और काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम है वो सेटअप हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप आ रही है। तो साथ साथ हम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हम लोग तैयार हो रहे हैं। जो कमर्शियल मोबिलिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन या बाकी कोई क्लीनर फ्यूल हो, उसमें चुनौतियां तो काफ़ी हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो हमको करना है वो ये करना है कि हमें एक तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को मैच्योर करना है, उनकी कॉस्ट कम करनी है। तो अशोक लेलैंड का फोकस हमेशा वही है कि हम एक वाइड रेंज अपने प्रोडक्ट्स की क्लीन मोबिलिटी में लेकर आएँ। दूसरा, हम इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करें, और तीसरा, हम इसकी कॉस्ट को इतना अफोर्डेबल बनाएं कि जो डीजल के साथ टीसीओ पैरिटी है
वो हम एक लेवल पर अचीव कर पाएँ। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर, बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर हम एक ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करें सरकार की मदद लेकर, जिससे कि ईवी का अडॉप्शन कमर्शियल व्हीकल्स में तेज़ी से आ सके। मैं अभी कुछ समय पहले चाइना में था और मैंने ये देखा कि चाइना ने एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल तैयार किया है, जिसमें हैवी ट्रक्स जो हैं, जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस पे चलते हैं, वहाँ भी पूरा जो इंडस्ट्री है उसका 10-12% पेनिट्रेशन पिछले 3 साल में उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, तो हमें भी कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट करना होगा जिसमें टीसीओ पैरिटी, कस्टमर को झिझक नहीं हो। अभी कस्टमर प्राइस देख रहा है, कस्टमर का दिमाग प्राइस से हटा पाएँ हम और कस्टमर का दिमाग हम टीसीओ पैरिटी पर ला पाएँ। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि कम है ईवी की, तो ऐसा मॉडल जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मुख्य तौर पे देखी जाए, ऐसा हमको एक मॉडल बनाना है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, अशोक लेलैंड हमेशा से नई टेक्नोलॉजी में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है और हम आगे भी ऐसा करेंगे।